डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 2 इम्प्लीकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, इसका कुछ पार्ट हमने किया था, उसके आगे का जो पार्ट है वो आज हम करेंगे। जैसे दृष्टि हानि के वस्तुनिष्ठ प्रभाव, दृष्टि हानि होने की वजह से क्या क्या परेशानी होती है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, उसके शैक्षणिक प्रक्रिया पे या सीखने के दौरान उसके एजुकेशन पे, तो वो सब हम देखते हैं। दृष्टि हानि के परिणाम स्वरूप कई शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव धारणा के प्रकार और डिग्री के आधार पर वस्तु उन्मुख और व्यक्तिपरक दोनों है। जैसे बच्चे का जो विजन लॉस है वो कितना है, तो उसके हिसाब से कोई बच्चा का कंप्लीट विजन लॉस है, टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, या फिर लो विजन है, या फिर बहुत लो विजन में भी अलग अलग उनका जो चश्मे का नंबर है या लॉस ऑफ डिग्री है वो अलग अलग होता है। तो इसके हिसाब से बच्चे में अगर कम लॉस है तो उनको कठिनाई या उनका जो प्रभाव है उतना ज़्यादा ग्रसित या उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि एक टोटली ब्लाइंड के बच्चे के जो उनके प्रभाव पड़ते हैं, उनका जो सामाजिक है, शैक्षणिक है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, तो ओवरऑल उनके पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है सभी कुछ पे प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रभावों की प्रकृति को वर्गीकृत करना वांछनीय माना जाता है। दृष्टि हानि के वस्तुनिष्ठ प्रभाव संज्ञात्मक होते हैं क्योंकि इंद्रिया ज्ञान के प्रवेश द्वार है। जैसे सबसे पहले जो हम चीज़ होता है या देखते हैं, सब जो कोई भी बच्चा है वो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कलरफुल चीज़ें हैं, खिलौने हैं, तो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या बड़े लोग भी। तो जो सबसे पहले जिससे हम ज्ञान या हमारे अंदर जो किसी चीज़ के बारे में जानने का उत्सुकता होती है, तो हम सबसे पहले अपना जो इंद्रिय हमारा वो आँख ही देखने का या उसके तरफ आकर्षित होने का कार्य करती है। तो दृष्टि सबसे सक्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली इंद्रिय है। अपनी जब भी हम कहीं से क्रॉस होते हैं या चलते हैं तो आजू बाजू के लोगों को या कुछ भी टंगा है, रास्ते पे जा रहे हैं तो कुछ नया जैसे पिक्चर है या वहाँ पे रास्ते में आपका होल्डिंग लगा हुआ है, तो फटाक से अगर एट्रैक्टिव हो तो हमारी नज़र उस तरफ चली जाती है। या कहीं किसी के पास कुछ नया चीज़ हम देखते हैं तो जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, या उसको बच्चे में होता है कि वो नया खिलौना अगर किसी दूसरे बच्चे के पास देख लिया तो उनको भी लेना है, उसको टच करना है, उसको घुमाना है, चलाना है। तो ये सब जो भी हम अपने आँखों से देखते हैं तो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं या जानना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव से बड़ी मात्रा में ज्ञान बढ़ता है। इसलिए दृष्टि हानि का परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव बहुत ही गंभीर होते हैं, क्योंकि हम जो हमारा जो 80% काम है वो हम देख के करते हैं या कॉपी करके करते हैं कि किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई बार हम अपने बगल में जो बैठे व्यक्ति है या फ्रेंड है उससे हम कई बार पूछते भी नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं एक नज़र ऐसे टर्न करके, और वो किस पे क्लिक कर रहा है, कैसे क्लिक कर रहा है, वो हमें समझ में आ जाता है। बहुत सारा जैसे वीडियो गेम है, हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं लेकिन वो सीख लेते हैं कैसे, या मोबाइल का पासवर्ड है वो आपने एक बार देखा कहाँ कहाँ हमको उसको टच करना है, और हम बताते नहीं हैं। हो सकता है उसको 1 2 आता भी नहीं हो या ABCD, लेकिन उसको मोबाइल ओपन करना, गेम चलाना, यूट्यूब लगाना आ जाता है। तो ये सब जो काम है वो बच्चा देख के करना सीख जाता है। जो पहला हमारा संवेदी विकास, बिना दृष्टि के पैदा हुए शिशु के लिए अन्य इंद्रियों का सहयोग रुक कर
होता है और वे कम दिखाई दे सकते हैं। बच्चे को जानकारी के असंगत, अलग और आमतौर पर अप्रमाणित टुकड़े प्राप्त होते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन है या किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो उसको पूर्ण रूप से देख नहीं पा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन उनको आधा अधूरा मिलता है, या उसको हम कई बार बच्चा सुन रहा है लेकिन उसको हम अपने उसके हाथों में नहीं दे रहे हैं, वो टच नहीं कर पा रहा है, तो जो जानकारी उन तक पहुंचती है वो अधूरी होती है। दृष्टिबाधित शिशु के लिए श्रवण ही एकमात्र दूरी का बोध होता है। जो आवाज़ है वो या साउंड कितनी दूरी से आ रहा है और आवाज़ से वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज़ों का अलग अलग साउंड होता है, जैसे मम्मी का साउंड बुलाने का या फिर पापा का। खिलौने में भी अगर म्यूजिकल खिलौना है या कार वाला है जो चलता है या बजाने वाला है, तो सबका अपना अलग अलग साउंड होता है, तो वो साउंड से आइडेंटिफाई बच्चा करने का, सीखने का प्रयास करने लगता है। लेकिन शिशु का अपने वातावरण में ध्वनि की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो भी आवाज़ बच्चा सुन रहा है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो आवाज़ सुर के समान भी हो सकता है या कोई अनचाहा आवाज़ भी हो सकता है जो नहीं सुनना चाहते या उनके बारे में नहीं जानते हैं। दृष्टि प्रमाणित के बिना ध्वनि कहीं से आने वाला शोर जैसा मात्र होता है। जैसे अगर कंटिन्यू कुछ बज रहा है लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल नहीं है या कोई मतलब नहीं है तो वो शोर जैसा ही लगेगा। बहुत अधिक व्यवहारिक, मोटर और श्रवण संबंधी बातचीत के बाद ही ध्वनि का अर्थ प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बच्चे को कुछ चीज़ें कह रहे हैं या किसका साउंड है, मम्मी का है, पापा का है या घर के फैमिली मेंबर है, भाई बहन, दादा दादी, तो बच्चा सुनते सुनते उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि कौन आवाज़ लगा रहा है, किसका आवाज़ है, कौन बुला रहा है, या किसी गाड़ी का है, किसी खिलौने का है। तो इस तरह से अगर टेलीफोन का आवाज़ है, मोबाइल का आवाज़ है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके आवाज़ों में जो साउंड डिस्क्रिमिनेशन है या डिफ्रेंशिएशन है वो करना सीखते हैं। केवल तभी ध्वनि स्थान, कारण या स्रोत के बारे में जानकारी पैदा कर सकती है। तो जब वो साउंड को क्लियरली आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि किस चीज़ से और कैसा आवाज़ है, तो ही वो उसके बारे में जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैसे टीवी ऑन करे तो उसका साउंड या उसमें से जो आवाज़ आएगी, और चैनल चेंज करे तो उसमें चैनल चेंज करते ही कार्टून लगाओ या गाने का चैनल लगाओ तो अलग अलग उसमें से साउंड आता है। तो फिर वो उसके साउंड के डिफरेंट साउंड के माध्यम से उसके बारे में जानते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्वनि उतना सशक्त प्रेरक नहीं होता है जितना कि दृष्टि है। जैसे अगर कहीं से आवाज़ आ रही तो हम उतना जल्दी हम उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जितना जल्दी कि अगर हम कुछ देख रहे हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। लगभग 12 महीने तक नहीं। क्या दृष्टिबाधित बच्चा केवल ध्वनि संकेत के आधार पर किसी वस्तु तक पहुंच पाएगा? जैसे अगर 12 महीने के बच्चे हैं तो वो उतना साउंड पे रिएक्ट नहीं करते हैं जितना कि आप उनको कलरफुल टॉयज़ या फिर सॉफ्ट टॉयज़ हम बच्चे को अगर दिखाते हैं या देते हैं तो उसके तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। जब तक बच्चा इस बिंदु तक नहीं पहुंचता तब तक पर्यावरण अन्वेषण में आमतौर पर देरी ही होती है। जब तक बच्चा 12 महीने के ऊपर का नहीं होगा तब तक उसके लिए थोड़ी सी या फिर अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसे के बारे में जानने में कठिनाई आएगी, क्योंकि वो आवाज़ को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पा रहे हैं और देखने की क्षमता नहीं है। आमतौर पर स्पर्श संबंधी अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन दृष्टि आयामों द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे अगर नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल चाइल्ड है, तो उसको हम कलरफुल दिखाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे वीआई बच्चों के साथ वो संभव नहीं है क्योंकि वो देख नहीं पा रहे, तो उसके तरफ देख नहीं पा रहे, उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। फिर उसका कलर कैसा है या आकार, शेप एंड साइज कैसा है, उसके लिए वो उत्सुक नहीं हो रहे, जानने के लिए उनमें कोई उत्सुकता पैदा नहीं हो पा रही है। ये आयाम दृष्टिबाधित शिशु के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए उद्देश्यपूर्ण स्पर्श गतिविधि न्यूनतम है, और क्योंकि पर्यावरण अज्ञात और
अरुचिकर रहता है, तो बच्चे को अट्रैक्टिव नहीं लगता है, या फिर जो उनके आसपास का जो वातावरण है उसमें भी वो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट या एक्टिव नहीं ले पाते हैं। क्योंकि वीआई बच्चे को अगर उनका जो भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो दृष्टिहीनता की वजह से डिले हो जाता है, या बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस में होता है। जैसे अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो वो घुटनों के बल चल के या घसकते घसकते आप जिधर जाओगे उधर चला जाएगा। कोई भी सामान उठा लिया जो नीचे रखा हुआ है या उसके लेवल तक है, फर्श पे है, तो वो आसानी से उसको ले सकते हैं। लेकिन जो वीआई बच्चे हैं वो उनको जो क्रॉलिंग करना है या चलना सीखना है वो भी थोड़ा डिले होता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे होते हैं इसलिए। तो उनके आसपास का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो उनके लिए अट्रैक्टिव या अज्ञात जैसा प्रतीत होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट। इसमें जो हमारा सबसे पहले वो है हैंड, हाथ। हालांकि हाथ एक प्रमुख अवधारणात्मक अंग है, दृष्टिबाधित शिशु के हाथों का कार्यात्मक रूप से नियोजित करने की क्षमता में महत्वपूर्ण विकास संबंधी देरी होती है। जैसे नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट है, अगर किसी चीज़ को वो पकड़ना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं या टच करना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे देख के वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वीआई बच्चे वो देख नहीं पा रहे, तो उनका जो हैंड कोऑर्डिनेशन है या हैंड मूवमेंट है वो भी थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, डिले होता है इसमें। यहाँ तक कि 5 महीने में दृष्टिबाधित शिशु के हाथों को मुट्ठी में बांधकर कंधे की ऊंचाई तक होगा, कोई आपसी उंगलियां नहीं होगी। जैसे बच्चे का मुट्ठी बंद होता है तो वो धीरे धीरे अपना जो फिंगर है वो अलग अलग करते हैं या किसी चीज़ को पकड़ने का या उठाने का प्रयास करते हैं। तो 5 महीने तक के जो दृष्टिबाधित बच्चे, उनका ऑलमोस्ट बंद जैसा ही होता है, वो उसको ज़्यादा ये इसका प्रयास या कुछ पकड़ने का या कुछ करने का उतना ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। कोई आपसी उंगलियां नहीं होगी, मध्य रेखा पर कोई उलझाव नहीं होगा। इस उम्र में दृष्टिवान बच्चे वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ तक समन्वित रूप से पहुंचाने और स्थानांतरित करने का प्रयास स्थानांतरित करने का अभ्यास करता होता है। तो इसमें जो नॉर्मल चाइल्ड है वो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में पकड़ना या फिर दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन है, वो उनका जो नॉर्मल चाइल्ड है वो अपना करना शुरू कर देते हैं या करते हैं, अपने हैंड का इस्तेमाल करते हैं। हाथ के उपयोग में इस देरी के परिणाम स्वरूप ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर विकास में भी देरी होता है। तो यहाँ पे जो वीआई बच्चे हैं उनका इसी की वजह से जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर है उसमें भी डिले हो जाता है। यहाँ पे आपका ग्रॉस मोटर का मतलब है जैसे आपने ग्लास होल्ड किया या कुछ अब हाथ से उठाया, होल्ड किया, उठा के यहाँ से वहाँ रखा। और फाइन मोटर का जैसे पेंसिल होल्ड करना या पेन होल्ड करना, पेंसिल से कुछ लिखना या चौक से, ब्रश से, तो उसको हम फाइन मोटर में, या कुछ बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, सुई मतलब छोटी से छोटी चीज़ें पकड़ना, तो वो सब आपका फाइन मोटर में आता है। दृष्टि के बिना हाथ और आँख एक साथ काम नहीं करते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारा आँख भी उसको देखता होता है और हम अपने हाथों से भी करते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे किचन में अगर कुछ चावल सफाई कर रहे हो या कुछ बूंद रहे हो, सिलाई कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, खाना बना रहे हो, या कुछ भी काम हम करते हैं तो हमारा आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। इसके बजाय कान हाथ का समन्वय होना चाहिए, जो हम सुन रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत अधिक अनुभव लगता है और यह सामान्य हाथ आँख समन्वय की तुलना में बहुत बाद में प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहले जो हमारा होता है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे से, सभी लोग इसी तरह से सीखते हैं, पहले सीखते हैं, फिर हम सुन के कुछ कर रहे हैं अपने हाथों से, ये कोऑर्डिनेशन जो है वो
बाद में प्राप्त किया जाता है या बाद में सीखते हैं। तो जो वीआई बच्चे उनको इसी कोऑर्डिनेशन पे सुन के ही अपने हाथों का जो ईयर हैंड कोऑर्डिनेशन है उसको बना के जो काम करने का है या फिर जो एजुकेशनल रिलेटेड जो भी उनको करना है उससे वो करते हैं। फिर हमारा शरीर। दृष्टिबाधित शिशु आमतौर पर निम्नलिखित सामान्य प्रगति के माध्यम से लगभग उसी उम्र में अपनी मुद्रा का चित्रण हासिल कर लेता है जिस उम्र में दृष्टिवान शिशु होते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है या सब कुछ है तो उनका भी डेवलपमेंट उसी तरह से होता है जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड का होता है। जैसे क्षण भर के लिए अकेला बैठता है, पीठ से पेट तक लुढ़कना, जैसे एक बच्चे का जैसे ग्रोथ होता है, फिर स्थिर होकर अकेला बैठा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल चाइल्ड और वीआई चाइल्ड दोनों में ही होता है। फिर हाथ पकड़ने पर कदम ताल करता है, अकेला रह जाना, हाथों और घुटनों पर सेतु, जैसे घुटनों के बल चलना है या सरकना है, घसकना है, पलटना है। हालांकि उन उपलब्धियों के लिए आरंभित गतिशीलता की आवश्यकता होती है, उनमें काफ़ी देरी होती है। तो जिस समय पे होना चाहिए जैसे 2 महीने पे, 3 महीने पे, तो इस तरह से जो एक टाइम पीरियड है उसमें जो वीआई बच्चे उनका थोड़ा डिले होता है। फिर प्रवण स्थिति में भुजाओं पर ऊंचा होना, बैठने की स्थिति में उठना, स्कैंड तक खींचना, अकेले चलना। तो जैसे जैसे जो एक्टिविटीज़ बच्चा करता है या सीखता है तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल चाइल्ड और वीआई बच्चे दोनों ही करते हैं, लेकिन वीआई बच्चे का देर में होता है या उनको सीखने में टाइम लगता है। जब तक एक दृष्टिबाधित बच्चा 12 महीने ध्वनि संकेत समझने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा तब तक वह हाथों, घुटनों या पैरों के बल जगह में नहीं जा पाएगा। तो क्योंकि वीआई बच्चे उनको सुन के ये चीज़ें करना है तो इसलिए जो वो 12 महीने के बाद अगर साउंड के तरफ या ध्वनि संकेत को समझने का या उसके द्वारा बोले जाने पर कुछ करना चाहते हैं या जैसे उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं या घुटनों के बल या उनको वॉकिंग सीखना है तो वो तभी सीख पाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे को पर्यावरण में घूमने में कठिनाई या अनिच्छा आत्म उत्तेजक व्यवहार जैसे निष्क्रिय व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। जैसे अगर उनको अपने आसपास के वातावरण में चलने में दिक्कत होती है, जैसे वो चल रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, तो वो फिर उसमें वो चीज़ को फिर दोबारा करना नहीं चाहते। जैसे हम बड़े लोग भी कभी कभी अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उस चीज़ को दोबारा करने से परहेज़ करते हैं या नहीं करना चाहते या फिर उस सिचुएशन से हम भागना चाहते हैं, उसमें दोबारा उस चीज़ को करने का प्रयास नहीं करते। तो इसी तरह से अगर जो वीआई बच्चे हैं उनको अगर चलते हुए या क्रॉलिंग करते हुए कभी धक्का लग गया या चोट लग गई, वो गिर गए, तो चोट गंभीर भी रूप से भी प्रभावित हो सकती है या हल्का फुल्का भी हो सकता है। तो उस वक्त का जो वातावरण है वो किस तरह का है या क्या प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ा, उसके हिसाब से भी वो आगे का जो कार्य होता है वो करते हैं। या फिर वो एक जगह बैठना ही पसंद करेंगे, फिर उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो अपना जो चलने का है, मूवमेंट का, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, उस स्किल को अच्छे से सीखे और वो करेंगे तो ही वो इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह या अपना मूवमेंट कर पाएंगे। फिर हमारा स्व अवधारणा। दृष्टिबाधित बच्चे की मध्यस्थता करने और अपने परिवेश को एकीकृत करने में मदद करने के लिए दृष्टिवान व्यक्ति पर असमान निर्भरता होती है। जैसे अगर कुछ भी करना है तो जो वीआई पर्सन है उसको हमेशा जो साइटेड गाय है उस पे उनको निर्भर होना पड़ता है या उनके बिना वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए खुद से वो कुछ
अपना डेली लिविंग स्किल्स है, ये सब चीज़ें खुद से कर पाए, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। निर्भरता की इस धारणा को दृष्टिबाधित बच्चे में विकास में एक मुख्य कारक माना जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चे का अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कम हो जाता है और वह केवल अपनी आंतरिक दुनिया में ही नियंत्रित कर सकता है। जैसे जैसे वह आंतरिक दुनिया में वापस जाता है, उसे सामाजिक संपर्क की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे अगर बार बार किसी चीज़ के लिए उनको दूसरे पर आश्रित होना पड़े तो वो सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे या फिर नहीं जाएंगे, कहीं भी जाना है, उनका सोशलाइजेशन कम हो जाता है। कोई जो साइटेड बच्चा है वो उनके साथ खेलना नहीं चाहता है, तो ये सब उनके मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर वो सोचेंगे हम एकांत में ही रहेंगे, हमें घर के बाहर नहीं जाना या पार्क में नहीं जाना या कहीं भी, तो उनका जो सोशलाइजेशन है वो भी बहुत ही पुअर होने लगता है और किसी और से बातचीत नहीं करेंगे या अपना जो बात है वो भी शेयर नहीं करना चाहते हैं और अपने आप में ही वो रहना चाहते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के जाने माने शिक्षक बर्टोल्ड लोवेनफेल्ड एक माध्यमिक स्थिति प्रस्तुत करते हैं जिनका कहना है कि अंधापन व्यक्ति पर 3 बुनियादी सीमाएं लगाता है। जो पहला है वो अनुभवों की व्यापकता और विविधता पर प्रतिबंध, दूसरा है आसपास के परिवेश में घूमने फिरने पर प्रतिबंध और तीसरा है किसी के अपने रिश्ते के माहौल पर नियंत्रण पर प्रतिबंध। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। जो पहला है हमारा अनुभवों की व्यापकता और विविधता पर प्रतिबंध। दृष्टिबाधित व्यक्ति केवल स्पर्श अवलोकन के माध्यम से वस्तुओं की स्थानिक गुणवत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे टच करके। सार्वभौमिक स्व नियमन के इंद्रिय अनुभव इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्पर्शीय अनुभवों का निरीक्षण करने के लिए अवलोकन की जाने वाली वस्तु के साथ सीधा सीधा संपर्क होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम दिखा रहे हैं तो वो बच्चे को सामने से उनके पास उपलब्ध हो, वो अपने टच के द्वारा उसको महसूस करे, उसके बारे में जाने। इसमें सब कुछ शामिल है। कुछ चीज़ें जैसे सूर्य और क्षितिज, पहाड़, बहुत बड़ी चीज़ें जैसे बड़े घर, बहुत छोटी चीज़ें जैसे मक्खियाँ, चींटियाँ या बर्फ़ के टुकड़े जैसे अधिक क्षणभंगुर स्पर्श अनुभव है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं को कुछ अवस्थाओं में सीधे स्पर्श से अनुभव नहीं किया जा सकता, जैसे चलती हुई वस्तुएं, विमान, चलती हुई वस्तुएं, जैसे उबलती हुई वस्तुएं। अगर कोई उबल रहा है या चल रहा है तो उस चीज़ का वो टच करके अनुभव नहीं कर सकते। और पारा जैसे वस्तुएं जिनका आकार नहीं होता, जैसे मरकुरी, तो मरकुरी को आप रखोगे अपने हथेली पे तो उसका कोई आकार नहीं होता है। रंग दृष्टि का एक ऐसा पहलू है जो कोई अन्य संवेदी अंग नहीं कर सकता, क्योंकि यह रेटिना का एक कार्य है। जो किस कलर का है या रंग हम जानते हैं या समझते हैं, वो हमारा रेटिना का कार्य है। उसकी वजह से हम अलग अलग रंग को जान पाते हैं या देखते हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चे अक्सर वस्तुओं का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि स्पर्श के लिए देखी जाने वाली वस्तु के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है। इस सीमित प्रतिबंध का एक और कारण है स्पर्श की भावना आमतौर पर केवल तभी काम करती है जब उसे अनुभूति के उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। जब तक कि आंखें खुली रहती है और सुनने के निरंतर कार्य का अंग बाधित नहीं होता, तब तक दृष्टि क्रियाशील रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट है, दूसरा है घूमने फिरने की क्षमता पर सीमाएं। दृष्टिबाधित बच्चों को अपने आप चलने फिरने की क्षमता में गंभीर बाधा का अनुभव होता है। जब तक अगर उनको हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का ट्रेनिंग उनको नहीं मिलता है या वो नहीं लेते हैं, तब तक उनको इंडिपेंडेंटली चलने में या मूव करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दृष्टि की अस्थायी हानि व्यक्ति को अपनी अन्य इंद्रियों पर निर्भर बना देती है।
जिससे मुश्किल बढ़ जाती है और घूमने फिरने चलने में भी गति में गिरावट आ जाती है। कई लोग इस प्रतिबंध को दृष्टिबाधित का सबसे गंभीर प्रभाव मानते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति की सीमाएं उनके जीवन के दो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित करती है। अनुभव प्राप्त करने के उनके अवसर और उनके सामाजिक संबंध। अगर जैसे बच्चा अगर मूव नहीं करेगा या खुद से नहीं जा पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो फिर वो स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो उनका जो एजुकेशनल है तो वो भी प्रभावित होगा। सामाजिक संबंध है वो भी प्रभावित होगा, क्योंकि अगर बच्चा अकेले कमरे में ही बैठा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसके दोस्त नहीं बन रहे हैं, या कहीं भी कोई फैमिली फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसमें नहीं जा रहा है, बच्चा स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो ये सब उनका जो सोशलाइजेशन है बच्चे का वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। नए अनुभवों के लिए खुले में इधर उधर घूमने पर प्रतिबंध के कारण एक महत्वपूर्ण दर्शक वर्ग को ज्ञान और उत्तेजना से वंचित कर देता है। जैसे आप नई नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ अलग देखते हो, तो उसके बारे में फिर जानने का प्रयास करते हो कि ये क्यों है या किस लिए है, किस तरह से है। तो अगर बच्चा जाएगा ही नहीं तो वो इस चीज़ से वंचित रह जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में कर्ट्स फोर्थ 1983 बहुत जोर देकर कहते हैं, चूँकि अंधा व्यक्ति दृष्टि वाले लोगों की दुनिया में रहता है, इसलिए दृष्टि सहायता और जानकारी तक पहुंच आवश्यक है। यह या तो स्ववंचनिक है या अनुरोधित है, जो आत्म अभिव्यक्ति में कमी का संकेत देता है और देखने पर भावनात्मक रूप से प्रकट होता है। और यदि सड़क पर निश्चल भीड़ में किसी विचारशील और कोमल हृदय मार्गदर्शक ने अंधे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे उसके लिए एक हर्ष धन्यवाद देना पड़ता है। सहायता मांगने और स्वीकार करने के बजाय दृष्टिबाधित व्यक्ति गतिविधियों में भाग लेने से बचना चुनता है या अंतिम उपाय के रूप में अलग थलग पड़ सकते हैं। जैसे बार बार किसी को क्या बोलना है या क्यों सहायता लेना है, ऐसा हम सोचने लगते हैं कि अगर हमसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो रहने देते हैं। तो इसी तरह से वो उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं जिससे उनका लाइफ प्रभावित पड़ता है। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपनी संज्ञात्मक गतिविधियों में प्रतिबंधित है, वो भी प्रारंभिक शिशुवाद का शिकार हो सकता है, जो अनुभवों और अवसरों के लिए खुद को खेलने की उसकी क्षमता को सीमित करता है। लोवेनफेल्ड 1948 के अनुसार गति एक घूमने फिरने की क्षमता दो घटकों से बनी होती है। पहला वो है भौतिक स्थानांतरण और दूसरा है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ये दोनों घटक अलग अलग कार्य नहीं है, बल्कि घूमने फिरने की वास्तविक प्रक्रिया में उनका समन्वय है। गति को किसी जीव का उसके जैविक प्रणाली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, और मनोअनुभूति को किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवेश और समय और स्थान में स्वयं के साथ उनके संबंध की पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपने समय और स्थान के संबंध को पहचान रखने की क्षमता है। ये अंतवेरन 1984 में उनके द्वारा कहा गया था। फिर हमारा तीसरा है अपने स्वयं के संबंध परक वातावरण के नियंत्रण पर प्रतिबंध। दृष्टि, अनुभव, पर्यावरण और स्वयं के नियंत्रण की अन्य इंद्रियों की तुलना में अधिक प्रभावकारिता की अनुमति देते हैं, जो पर्यावरण के संबंध में स्वतंत्र रूप से या संयोजन में शामिल की गई है। इस कारण तर्क के कारण दृष्टि की कमी भौतिक और कुछ हद तक सामाजिक वातावरण से अलगाव पैदा करती है। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने दिए गए वातावरण में अपनी स्थिति की उस तरह से झलक नहीं देख
उस तरह से झलक नहीं दे सकते जिस तरह से दृष्टिवान व्यक्ति दे सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे में स्वयं से बाहरी दुनिया की ओर प्रतिक्रिया में बाधा के लिए दृष्टि निरंतरता की कमी जिम्मेदार है। फिर है, किसी व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पहलुओं में दृष्टि हानि आवश्यक रूप से सूचना संचार में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन हर चेहरे के भाव या हाव भाव के बजाय गतिविधि पर हानिकारक प्रभाव डालती है, क्योंकि उनमें ये अधिकांश दृष्टि नकल के माध्यम से सीखे जाते हैं, क्योंकि हम देख के कॉपी कर लेते हैं या कैसे कर रहे हैं वो जान पाते हैं। पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया में सीमाएं भी दृष्टिबाधित व्यक्ति की यह निर्धारित करने में असमर्थता में प्रकट होती है कि किसी समय में अन्य लोग उसे देख रहे हैं या नहीं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अक्सर डर या चिंता होती है कि उन पर नज़र रखी जा रही है या उनको कोई देख रहा है कुछ कोई कार्य करते हुए या किस तरह से कर रहे हैं। पर्यावरण अलगाव का बच्चे पर कई गहरा प्रभाव पड़ते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे श्रवण से दृष्टि की ओर उत्तेजित नहीं हो पाते और छोटे दृष्टिबाधित बच्चे गतिहीन होते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है और वो वीआई बच्चे हैं तो उनमें जो मूवमेंट है या गति है वो बहुत ही धीमी गति से होती है या नहीं होती है, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो फिर जो मूवमेंट है या उनका डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है उसमें डिले हो जाती है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः